नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। चलिए देखिएगा, आज पढ़ना है चुंबकीय आघूर्ण, इंग्लिश में मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण तो क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। लिखिएगा, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ही अधिक होती है उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होता है। उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होता है तथा उनमें अनुचुंबकत्व गुण अधिक होता है। उनमें अनुचुंबकत्व गुण अधिक होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन ब्रैकेट में Bm में व्यक्त किया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और देखिएगा इधर। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला। इसको पढ़ेंगे म्यू बराबर √n/n+2। इसको म्यू पढ़ेंगे म्यू बराबर √n/n+2 और इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेट्रॉन, जिसको हम लोग शॉर्ट में Bm लिखते हैं। अब यहाँ पे जहां म्यू है क्या, तो म्यू है चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Bm इसको हम लोग बोलेंगे बोर मैग्नेट्रॉन बोलेंगे। और यह जो है म्यू मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। Bm मतलब बोर मैग्नेट्रॉन, और बोर मैग्नेट्रॉन क्या है? म्यू मतलब चुंबकीय आघूर्ण का
मात्रक है। लिखिएगा इसको, इसको देखिएगा। अभी चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम लोग समझे थे क्या है। अब उस पर आधारित प्रश्न मतलब चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए बतलाया गया है कि फॉर्मूला पीछे लिखा गया था। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि M2 प्लस M मतलब कोई मेटल माने धातु, AQ मतलब धातु का जलीय विलयन रहेगा, जिसमें 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो त्याग करेगा प्लस के रूप में हो गया था आयन। यहाँ पे लिखा है Z बराबर 27, मतलब ये जो धातु दिया गया है इस धातु का परमाणु संख्या होगा कितना 27। के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, मतलब कि यह धातु है 2 प्लस आयन जिसका परमाणु संख्या 27 होगा, के लिए आपको चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम लोग M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। M है, इसकी परमाणु संख्या 27 दी गई है, तो M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो हम लोग इससे छोटे अक्रिय गैस, तो इससे छोटा अक्रिय गैस हो जाएगा आर्गन, आर्गन 18 हो जाएगा। और इसके बाद आता है 4s, तो 4s हो गया, तो 4s पे भरेंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आएगा 3d, और 3d में भरेंगे हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया M का, लेकिन यहाँ पे दिया गया है M2 प्लस, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे M2 प्लस AQ मतलब जलीय विलयन। तो जब 2 प्लस हो गया, 2 प्लस के मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन 2 को त्याग कर दिया है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए फिर वही काम आर्गन 18 करेंगे हम लोग। आर्गन 18 के बाद 4s 2 3d 7 यहाँ पे लिखेंगे जरूर, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन हमें त्याग करवाना है। तो त्याग करवाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहरी कक्षा में से त्याग करेंगे, और बाहरी कक्षा 3 और 4 में जो बड़ा होता है वही बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा 4 है, यानी कि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करवाना है, क्योंकि 2 प्लस है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग यहाँ से करवा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 0, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। अब यहाँ पे इसमें 5 गो डब्बा बनता है, डी में 5 गो डब्बा बनता है। पिछले क्लास में कल भी हम लोग ये बात पढ़े थे। तो 5 गो डब्बा जब बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो सबसे पहले 1 गो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरते हैं। तो यहाँ पे भरे 1 गो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, इसी तरह से जब भरेंगे हम लोग तो 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरा गया। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 बच गया, तो अब उसको नीचे की तरफ भरेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब सिंगल मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन। तो अकेले एगो हैजा है, एगो हैजा 2 गो, एगो हैजा 3 गो है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 3। अब हमें बताना है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण बोला जाता है चुंबकीय आघूर्ण इसको बोला जाता है क्या म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, अभी फॉर्मूला लिखा गया था कि फॉर्मूला होगा √n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग n के मान भर देंगे, तो हो जाएगा √3, और यहाँ पे 3 + 2 मतलब √15 ये हो जाएगा Bm, मात्रक हो जाएगा Bm, यानी कि बोर मैग्नेट्रॉन। ये हो गया आंसर। यदि आप चाहें तो पॉइंट में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 3.8 कुछ ऐसा आएगा, मतलब 16 के 4 होता है वर्गमूल, तो यहाँ पे 15 है, तो 4 से थोड़ा सा कम होगा। तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। तो समझ में आया? एक बार फिर से देखिएगा। ये M मतलब मेटल मतलब कोई धातु, परमाणु संख्या 27 दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बोला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा से त्याग किया जाता है, और बाहरी कक्षा 3 और 4 में 4 होगा, तो 4 से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 बच गया। डी में डब्बा बनाए, डब्बा बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन भरा गया,
यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 आया, यानी कि n के मान आ गया 3। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए म्यू बराबर फॉर्मूला ये, इसमें मान भरेंगे, आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे बोला है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन, मतलब कोई आयन है द्विसंयोजी, मतलब उस पे 2 है। तो द्विसंयोजी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई धातु, मान लेते हैं कि माना जो तत्व है वह तत्व क्या है, माना तत्व बराबर m है, चाहे तत्व m है। अब यहाँ पे बोला है द्विसंयोजी आयन, द्विसंयोजी आयन का मतलब कि 2+ उस पे आयन होगा। तो यहाँ पे हम लोग m परमाणु संख्या दिया गया है 25, तो हम लोग 25 के लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 और 3d पे आ जाएगा कितना 5। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन बोला है द्विसंयोजी आयन, द्विसंयोजी आयन का मतलब, द्विसंयोजी आयन का मतलब ये है कि m पर 2+, जलीय विलयन मतलब AQ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो फिर से वही बात, आर्गन 18, यहाँ पे 4s2 और 3d5। अब 2+ के मतलब कि 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा तो हमेशा बाहरी कक्षा से, और बाहरी कक्षा यहाँ पे 3 और 4 में, बाहरी कक्षा 4 होगा, तो 4 में से 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 2 गो दे दिया तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 0। अब इसमें डब्बा बनाएंगे हम लोग, डी में 5 गो डब्बा बनता है, 5 डब्बा बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 डब्बा बना। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले बारी बारी से भरेंगे सीधे की तरफ, तो सीधे की तरफ भरेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर, फिर दूसर का भी ऊपर, इसी तरह से पांचों में हम लोग इलेक्ट्रॉन बारी बारी से भरेंगे। भरने के बाद हम लोग देखा ये कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हम लोग n द्वारा डिनोट करते हैं, ये हो गया कितना 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई। तो हमें बताना है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बताना है। तो चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग सूचित करते हैं म्यू के द्वारा, और म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2। तो यहाँ पे मान भर देंगे 5 × 5 + 2, और ये आ जाएगा √35, और √35 ये हो जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन, इसका मात्रक आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है Fe2+ आयन के चुंबकीय आघूर्ण बताएं। अब की बार Fe2+ बोला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। तो सबसे पहले Fe के लिखते हैं, और Fe के परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, तो परमाणु संख्या होता है 26। अब यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले आर्गन 18, इसके बाद हो जाएगा 4s2 और हो जाएगा 3d6। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन अब यहाँ पे बोला है 2+ लिखने के लिए, और हम लोगों ने केवल Fe का लिख दिया। तो 2+ होने के लिए, 2+ होने के लिए यहाँ पे आर्गन 18 जो कहते हैं इसको लिख रहे हैं पहले। यहाँ पे 4s2 और 3d पे 6 इलेक्ट्रॉन। अब बोला गया है 2+ यहाँ पे, तो 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और देता है हमेशा बाहरी कक्षा से। तो बाहरी कक्षा 4 है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, बच गया यहाँ पे 0। डी में हम लोग बनाएंगे डब्बा, और डब्बा बनाएंगे 5 डब्बे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 डब्बे बनाए। अब इलेक्ट्रॉन पहले सीधे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ भरते हैं। तो ऊपर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से समय पहले बारी बारी से ऊपर की तरफ भरेंगे। अभी बच जाए तो नीचे की तरफ, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसको हम लोग रख देंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे यदि बात की जाए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम लोग n से सूचित करते हैं, तो ये आ गया 1 2 3 4। अयुग्मित मतलब सिंगल, अकेले। अब हमें बताना है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए, चुंबकीय आघूर्ण के लिए म्यू बराबर फॉर्मूला होता है। तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है √n × n+2।
यहाँ पे मान भर देंगे हम लोग इनके 4 × 4 + 2 यानी कि हो जाएगा √4 2 6 6 चौका 24। यहाँ पे हो जाएगा मात्रक इसका BM। चाहे तो आप पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब हेडिंग है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों एवं आयनों का रंग। मतलब जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं या आयन होते हैं वे हमेशा रंग प्रदर्शित करते हैं। तो रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या है कि जब भी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा, d ऑर्बिटल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा तो वह रंग प्रदर्शित करेगा। इसका कारण क्या है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा का अवशोषण करके, मतलब ऊर्जा ग्रहण करके उच्च कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, और जब पुनः उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो इनका रेंज जो होता है, इनका परास जो होता है वह दृश्य परिक्षेप में पड़ता है, जिसके वजह से ये रंग प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो उदाहरण भी हम लोग देखेंगे, लिखा जाए इसका परिभाषा। लिखिएगा, ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें d ऑर्बिटल पूर्ण भरा होता है वे ठोस कामा दीजिएगा द्रव, वे ठोस कामा दीजिएगा द्रव एवं आयनिक रूप में रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं। रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं। खड़ी पे दीजिएगा। मतलब ये बात लिखा गया कि संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए और उसका d ऑर्बिटल पूर्ण भरित हो, पूर्ण भरित मतलब पूरा भरा होगा 10 गो इलेक्ट्रॉन से, तो वे तत्व जो है ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या आयन के अवस्था में किसी भी अवस्था में रहें वे रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब पूर्ण भरा होगा तो रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे, और अपूर्ण भरा होगा मतलब खाली रहेगा तो रंग प्रदर्शित करेंगे। तो आगे लिखिएगा उसी में, जबकि जिन संक्रमण तत्वों में d ऑर्बिटल अपूर्ण भरा होता है वे उदासीन या आयनिक अवस्था में रंग प्रदर्शित करते हैं। खड़ी बाई दीजिएगा। तो इसमें यह बात लिखा गया कि यदि d ऑर्बिटल अपूर्ण भरित होगा, अपूर्ण भरित मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होगा, तो ये जो है उदासीन अवस्था में भी या आयन के अवस्था में भी ये रंग प्रदर्शित करेंगे, मतलब रंगीन होंगे। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसका कारण यह है कि निम्न ऊर्जा वाले
निम्न ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं। जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जिसकी आवृत्ति दृश्य प्रक्षेप में पड़ता है जिसके कारण ये तत्व या आयन रंग प्रदर्शित करते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। देखिए इसमें लास्ट पैराग्राफ में यानी कि सेकंड पैराग्राफ में ये बात बतलाया गया कि 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं इसमें जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मतलब ऊर्जा अपने अंदर ले लेते हैं और ले करके उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं। और करने के बाद यदि फिर सामान्य अवस्था में आते हैं, मतलब पुनः अपने ही कक्षा में फिर चले आते हैं, अपने ही ऑर्बिटल में चले आते हैं, तो इसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और वह जो ऊर्जा है दृश्य प्रक्षेप के जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है उस ऊर्जा का जो आवृत्ति है दृश्य प्रक्षेप में पड़ता है, जिसके वजह से ये जो है तत्व या आयन जो है रंग प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब उसके बाद क्वेश्चन उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि क्यों रंग प्रदर्शित करते हैं, तो वो बात को लिखिएगा जो लिखा गया। और यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है, 4 गो इस तरह से दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इनमें से कौन रंग प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए लिखा गया कि निम्न में कौन रंग प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक यहाँ पे दिया गया है, आगे बी देंगे सी देंगे, इस तरह से दिया रहेगा। तो बताना है आपको कि जो ये निकेल दिया गया है 2+ आयन के रूप में है, तो क्या ये रंग प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे। तो रंग प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे इसका विचार करने के लिए सबसे पहले का काम कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी लिखे थे परिभाषा कि जिसके डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित होते हैं वे रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं, और जिसके डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरित होते हैं मतलब पूरा भरा नहीं होता है वे रंग प्रदर्शित करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके हम लोग चेक करेंगे। यदि डी ऑर्बिटल पूरा भरा होगा तो रंग नहीं प्रदर्शित करेगा, और डी ऑर्बिटल यदि खाली होगा तो रंग प्रदर्शित करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। लिखने के लिए सबसे पहले आर्गन 18 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 4s के बाद हो जाएगा 3d, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। अब रही बात कि यहाँ पे हम लोग 28 को भर दिए, जबकि 2+ मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करना था,
तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो हमेशा हमेशा बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, यानी कि कक्षा 4 से इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो 4 में क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद डी में हम लोग ये बात पता करेंगे, डब्बा बना लेंगे। तो डब्बा बना के इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले एक ऊपर के तरफ भरा गया। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे के तरफ। तो हम लोगों ने ये देखा कि इसका जो डी ऑर्बिटल है वह पूर्ण भरित नहीं है, और डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित नहीं है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरित है, और डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरित है। अतः यह रंग प्रदर्शित करेगा। मतलब यदि डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ हो तो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, और डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं हो तो रंग प्रदर्शित करेगा। ऐसा हम लोग अभी परिभाषा में लिखे थे, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है पूर्ण भरित नहीं है, यानी कि डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरित है, जिसके वजह से यह रंग प्रदर्शित करेगा। देखिएगा अगला बी नंबर दिया गया है, ये टिटेनियम ऊपर 3+ लिखा गया है। आपको बतलाना ये है कि क्या ये रंग प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर वही काम, हमेशा जब भी पूछा जाए रंग प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्गन 18, इसके बाद हो जाएगा 4s, और इसके बाद हो जाएगा फिर से 3d। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और 18 2 20, और यहाँ पे 2 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन समझना यह है कि यहाँ पे हम लोगों से बोला गया है 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एरिया से त्याग कर देगा। तो एरिया क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अभी एक और इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, और वह इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्याग करेगा, डी में से त्याग करेगा। तो डी में से त्याग करेगा तो डी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डब्बा बना देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल क्या है, अपूर्ण भरित है। डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरित है, और अपूर्ण भरित है इसका मतलब क्या कि अतः यह रंग प्रदर्शित करेगा। यह रंग प्रदर्शित करेगा। देखिएगा अगला सी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कॉपर पे 1 प्लस दिया गया है, और आपको बतलाना है क्या ये रंग प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। आर्गन 18, यहाँ पे फिर से 4s2 और 3d हो जाएगा, यहाँ पे 9। अब समझना यह है कि डी पे हम लोग 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। तो डी पे जब 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। अब बात ये होगा कि बोला गया है 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है। तो त्याग तो हमेशा बाहरी कक्षा से करते हैं, और बाहरी कक्षा है कितना 4, तो 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कराएंगे। तो 4 में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इहो त्याग करा देंगे, तो बच जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बच जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग डी में डब्बा बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 डब्बा बना। इलेक्ट्रॉन पहले 1 ऊपर के तरफ, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर के तरफ हम लोग भर दिए। अब बच गया है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तब नीचे के तरफ भरेंगे, तो ये नीचे के तरफ हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि डी ऑर्बिटल तो पूरा का पूरा भर गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित है। डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित है, अतः यह रंग प्रदर्शित नहीं करे,
रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, ये रंग प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण भरा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन डी नंबर में बात हो जाएगा जिंक 2+ की। तो जिंक 2+ की जब बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से वही बात, आर्गन 18, यहाँ पे 4s और यहाँ पे 3d, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। अब रही बात की 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करवाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करवाएंगे हमेशा बाहरी कक्षा से, यानी कि कक्षा 4 में से। तो यहाँ पे बच जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, डी में फिर से 5 को डब्बा बना देंगे हम लोग, और फिर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 5 डब्बा बनाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो एक को पहले ऊपर के तरफ हम लोग भरेंगे, फिर 5 इलेक्ट्रॉन बच गया तो नीचे के तरफ भरेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि यहाँ भी डी ऑर्बिटल जो है यह क्या है, पूर्ण भरित है। डी ऑर्बिटल यहाँ भी पूर्ण भरित है। इसका मतलब ये है कि अतः यह रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, बाकी स्थितियों में रंग प्रदर्शित करेगा। देखिएगा अगला टॉपिक है प्रथम संक्रमण श्रेणी के उत्प्रेरकीय गुण। प्रथम संक्रमण श्रेणी के उत्प्रेरकीय गुण, इसका मतलब ये है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वे उत्प्रेरक के तरह काम करते हैं, मतलब उसमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। अब बात यह है कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से मिलाया जाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को कराता है, यानी कि अभिक्रिया के गति को बढ़ा भी सकता है, अभिक्रिया के गति को घटा भी सकता है। यानी कि अभिक्रिया को कराने के लिए जो जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसको बोला जाता है क्या, उत्प्रेरक। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वे उत्प्रेरक का काम करते हैं, मतलब इसमें उत्प्रेरक वाली गुण पाई जाती है, अभिक्रिया को कराने वाली गुण पाई जाती है ना। तो इनके क्या कारण है, 3 कारण है। तीनों कारण के वजह से इसके तत्व, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो लिखा जाए, पहले लिखिएगा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक प्रायः संक्रमण तत्व या उनके यौगिक होते हैं, या उनके यौगिक होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा इनके कारण निम्न है, इनके कारण निम्न है। हाई के बाद ऐसे हाइफन देना है, इनके कारण निम्न है। हाई के बाद इस तरह से। इसके बाद चौथाई में रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कारण के बारे में कि क्या क्या कारण है जिसके वजह से इसका उपयोग किया जाता है, किस रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। तो कारण नंबर पहला में लिखिएगा, लिखिए परिवर्ती संयोजकता, या आंशिक रूप भरे हुए
भरे हुए डी ऑर्बिटल के कारण संक्रमण तत्व कभी कभी अस्थायी यौगिक बनाता है और इस प्रकार यह अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो देखिए पहल का कारण लिखा गया ये बात कि ये जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। परिवर्ती संयोजकता मतलब अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करता है और इसके डी ऑर्बिटल जो है अपूर्ण भरित है, जिसके वजह से ये जो है अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है और वह अस्थायी यौगिक जो है सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा का मतलब ये है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा पर अभिक्रिया होने लगता है तो उस ऊर्जा के मान को यह कम कर देता है, जिसके वजह से अभिक्रिया जो है कम ही ऊर्जा पर होने लगता है। इसके बाद नंबर 2 दीजिएगा और 2 नंबर में लिखिएगा संक्रमण तत्व अभिक्रिया के लिए उपयुक्त सतह उपलब्ध कराते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। मतलब बोला गया कि संक्रमण तत्व जो है अभिक्रिया को होने के लिए जैसा सतह चाहिए वैसा सतह उपलब्ध कराते हैं, बना देते हैं, निर्माण कर देते हैं। इसके बाद रोमन अंक में 3 नंबर दीजिएगा और 3 नंबर में लिखिएगा ये किसी अभिक्रिया के दर को कम अथवा अधिक कर सकते हैं। कम अथवा अधिक कर सकते हैं। मतलब बोला गया यहाँ पे नंबर 3 में कि ये संक्रमण तत्व जो है किसी अभिक्रिया के जो गति है, जो अभिक्रिया के होने की दर है, उसको कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं और इसीलिए संक्रमण तत्वों का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, यानी कि इसमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। देखिए अगला टॉपिक दिया गया है कि प्रथम संक्रमण तत्व मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं का संकुल यौगिकों का बनना, मतलब ये संकुल यौगिक के निर्माण करते हैं। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं एस्केडियम से लेकर के जिंक तक, ये जो है संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक का मतलब क्या होता है? तो संकुल यौगिक का मतलब होता है, ये बात हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। संकुल यौगिक का मतलब होता है जटिल यौगिक, जटिल यौगिक या इसी को हम लोग बोल सकते हैं उपसह संयोजक यौगिक। तो ये है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक को हम लोग जटिल यौगिक भी कहते हैं, उसको उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वे संकुल यौगिक यानी कि जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं।
तो निर्माण करने का कारण क्या है, क्यों ये जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो इनका कारण ये है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं, इनका जो आकार होता है, आकार इनका जो होता है वह छोटा होता है। इस पर आयनिक जो आवेश होता है, आयनिक आवेश जो होता है वह उच्च होता है, तथा इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है खाली रहता है। डी ऑर्बिटल खाली रहता है, बंधन बनाने के लिए उपस्थित रहता है। तो ये 3 कारण है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। आयनिक आवेश जो आवेश है वह उच्च होता है मतलब अधिक होता है, और बंधन बनाने के लिए डी ऑर्बिटल भी खाली रहता है, डी ऑर्बिटल भी उपस्थित रहता है। तो यही 3 कारण है जिसके वजह से प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अब बात यह है कि आखिर संकुल यौगिक कहते किसे हैं। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं संकुल यौगिक के बारे में। संकुल यौगिक के बारे में विशेष चर्चा होगी इसके अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर का नाम ही है संकुल यौगिक। तो इसमें संकुल यौगिक कहते किसे हैं? तो जब कोई धनायन या कोई केंद्रीय परमाणु जो है ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं के समूह से आबंधित होकर के, जब कोई धनायन, कोई धातु परमाणु ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से आबंधित होकर के किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उसको बोला जाता है संकुल यौगिक या जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। तो लिखा जाए इसके बारे में, लिखिएगा। ऐसे यौगिक जिनमें धातु आयन कमा दीजिएगा ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से आबंधित होते हैं उसे संकुल यौगिक कहते हैं। उसे संकुल यौगिक कहते हैं। इनका अपना अभिलाक्षणिक गुण होता है। इनका अपना अभिलाक्षणिक इस तरह से अपना अभिलाक्षणिक गुण होता है, मतलब इनका एक स्पेशल अपना अलग तरह के गुण होता है। ये बात बोला गया। तो ये बात तो हुआ कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं, ये बात अभी लिखा गया। हम लोग संकुल यौगिक के बारे में लिखे। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य कारण धातु आयनों के आकार का छोटा होना, धातु आयनों के आकार का छोटा होना, धातु आयनों के आकार का छोटा होना, कमा दीजिएगा। धातु आयनों पर
धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश उपस्थित होना उच्च आयनिक आवेश उपस्थित होना तथा बंधन बनाने के लिए डी ऑर्बिटल उपस्थित होना है। डी ऑर्बिटल उपस्थित होना है। खड़ी पाई दीजिएगा और देखिएगा जैसे में देखा जाए तो जैसे में यहाँ पे यह है PtCl4, यहाँ पे 2-, ये जो है ना जटिल, देखिए यहाँ पे ये जो है डी ब्लॉक का तत्व है, भले 3D का नहीं है लेकिन डी ब्लॉक का तत्व है Cl ऋणायन है, इससे आबंधित है, तो ये जटिल आयन कहलाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं K4Fe और ये CN6, ये जो है जटिल यौगिक है। यहाँ पे देखिए 3D का तत्व आया है, संक्रमण श्रेणी का तत्व है ना। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा निकेल, यहाँ पे CO, यहाँ पे 4, ये भी है। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा FeCN4, यहाँ पे हो जाएगा 4-, तो ये भी हो जाएगा। तो ये सब जो है जटिल यौगिक के, जटिल आयन के उदाहरण हैं इत्यादि। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।